हाँ, कि 3 फैक्टर हैं, रिलीजन, इकोनॉमिक वैल्यू मतलब पैसा और फीमेल लिटरेसी। ये 3 हम्म चीज़ें जैसी मतलब ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। वो केवल और केवल ये 3 चीज़ें कि रिलीजन इन द सेंस कि जो किसी भी धर्म में कट्टरता रखते हो, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू एनी वन रिलीजन। ये 3 फैक्टर जो है वो बहुत अच्छे से डिसाइड करते हैं कि जैसे ही किसी भी देश में इकोनॉमिकली आप समृद्ध हो रहे हैं, रिलीजन उस देश में कंपैरेटिवली कम जा रहा है और आपका जो फीमेल लिटरेसी है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फीमेल लिटरेसी। वेजिटेरियनिज्म इज़ नॉट क्लियर एट ऑल, इट्स लाइक अमलगमेशन ऑफ एवरीथिंग टुगेदर, कि हम दूध भी खाएंगे, दूध भी पियेंगे, अंडा भी खाएंगे, और कभी कभी मंगलवार को नहीं खाएंगे, कभी शुक्रवार को नहीं खाएंगे चिकन, पर हम वेजिटेरियन है। कि जब लोग बोलते हैं कि भई ये टॉक्सिक है आपके लिए, ये पॉल्यूशन, तो आप बोलते हैं कि ठीक है, मान लिया, क्या है वो टॉक्सिक? मतलब आपका खून गंदा है, आपका खून गंदा है। क्या है वो गंदगी? उसी तरीके से हम्म ये आपके ब्रेन को नरिश करती है। क्या है वो न्यूट्रिएंट जो कि हम्म आप कह रहे हैं ब्रेन तक जा रहा है। लाइन अगर लड़कियों के लिए बोली गई होती तो बिल्कुल फिट नहीं बैठती, क्योंकि उनके एग से लिमिटेड है। बिल्कुल और हम्म क्या नाम है कि उनको अगर कोई अगर इस तरीके का प्रोसेस एग्ज़िस्ट कर जाए, अगर होता हो थ्योरेटिकली कि जिससे कि दे आर एबल टू सेव देयर नंबर ऑफ एग्स। सबसे ज़्यादा जो मिसअंडरस्टूड या सबसे ज़्यादा जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, वो है सीमन रिटेंशन, सेलिबेसी, और जो है कि उससे दिमाग को पोषण मिलता है। कई लोग बोल रहे हैं कि वो ट्रैवल अप करता है। आपने भी इस पर वीडियो बनाया, आई एम श्योर। तो उसकी बात मैं करना चाह रहा था इसमें, कि थोड़ा हम रिसर्च पेपर का बेस लें या अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ डिबंकिंग करें, बिल्कुल, क्योंकि इस बिल्कुल, पर इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। मेरे जो वीडियो हैं उस पर भी इतने कमेंट्स हैं लोगों के कि, बिल्कुल। और वो जायज़ है उनका बात करना, क्योंकि इतनी मिस इन्फॉर्मेशन भरी हुई है तो लोगों के दिमाग में वही जा रहा है, क्योंकि रीच हमारी बहुत कम है। तो उसको कैसे टैकल किया जाए, एटलीस्ट एक बूंद और डाल दी जाए सागर में, वही प्रयास है। एक अगर आपको याद हो ना तो मेरे ख्याल से पुरानी फ़िल्मों के लिए या किसी के लिए तो ये शब्द इस्तेमाल न्यूज़ चैनल्स के लिए कहीं तो इस्तेमाल होता था। कुछ कि ब्लड, सेक्स और एक और चीज़ थी शायद कि इन अगर इनमें से कोई पर्टिकुलर एंगल एग्ज़िस्ट करता है, तो उसकी प्रोपेगेट करने की सही से वो संभावना ज़्यादा होगी, जो कि हम्म, इवोल्यूशनरी आइडिया भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि या और चूँकि इंडिया में इफ लैक ऑफ बेटर वर्ड सेक्सुअल लिबरेशन को इतना ज़्यादा दबाया जाता है कि मतलब कि हम किसी की भी बात उठा सकते हैं। ओशो की बात उठाते हैं ना कि ओशो बोलते हैं कि भई अगर ये पूरा का पूरा शरीर मेरा है और छोटा-सा बच्चा भी अगर क्या करता है कि हाथ लगाता है होठों के ऊपर, तो कुछ नहीं प्रॉब्लम है, कहीं भी हाथ लगाता है। लेकिन वो उसका शरीर जो है उसको थोड़ी मतलब कि अभी उसकी कंडीशनिंग थोड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही वो हम्म अपने किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे अगर हाथ लगाता है तो घर की माँ ही बाप ही उसको बोलते हैं कि पागल है कि हाथ लगा रहा है, हाथ पे हाथ मारते हैं। उसको बोलते हैं कि ये गंदी चीज़ है, गंदी ऐसे हाथ नहीं लगाते हैं इसको। हमारे हमारे माशरे में जो शब्दावली है, वो हमारे बारे में कितना बताती है कि हम उसको अरे वो गंदी फ़िल्म है क्या? वो गंदी फ़िल्म हमने हम्म हम्म गुप्त रोग कि बताना ही नहीं है इसके बारे में, छुपा के रखना है, गुप्त रोग है ये। ये शब्दावली ही हमको बताने के लिए काफ़ी है कि हम हमारा परसेप्शन क्या है इस पर्टिकुलर दुनिया को लेकर के। और सही। बेसिक रिसर्च हमें बताती है कि जिस चीज़ को जितना ज़्यादा दबाया जाएगा, व्यक्ति की जो खोजने की उसकी जो है, मत हाथ लगाना, इसको मत खोलना। मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट के बेटा मैं ये रखा है सामने मतलब हम्म अभी खाने में मैं आता हूँ 15 मिनट में मैं दो दूँगा। लेकिन कितने या बच्चे हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं, खा जाते हैं तो क्योंकि वहाँ वो अगर तुम उसके कमरे में छोड़ के चले गए होते तो शायद उसका ध्यान भी नहीं जाता, वो नहीं खाता जाता। भी नहीं। लेकिन जब हम्म आपने उसको दिखा दिया कि देखो ये है और ये अवेलेबल नहीं है तुम्हें तो उसकी वो जो क्यूरियोसिटी है बड़ी और इंडियन समाज के अंदर में जब ये समय चल रहा है 8th का 9th का 10th का जो जिस वक़्त पे जब दोनों ही मेल और फीमेल की प्यूबर्टी का समय आ रहा है और वो अपनी बॉडी के अंदर में वो सेक्सुअल चेंजेस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, पूरी बॉडी फिज़िकली जो है वो चेंज हो रही है, हार्मोन पूरे ऊपर-नीचे हो रहे हैं। जो टीनेजर्स का टिपिकल बिहेवियर जो एग्ज़िस्ट करता है माशरे के अंदर में और उस ऐसी दुनिया के अंदर में, जहाँ पर एक सिस्टम एग्ज़िस्ट करना चाहिए था सो दैट दे कैन कोप अप विद देयर ओन आइडेंटिटी, देयर ओन बॉडी, देयर मेंटल जो उनके ख़यालात हैं, जो सोचने पे हैं, उस दुनिया में हमने मेक श्योर किया कि लड़के और लड़कियों की जो लाइनें हैं स्कूलों में, वो क्लासों में अलग अलग हो हो। जाएँ। हम जिस वक़्त पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने की, उसमें हमने उनको और ज़्यादा अलग कर दिया।
ये और इसमें एक और एग्जांपल दूं मैं, अगर लिकर हाँ, हाँ। प्रोहिबिशन, जैसे यूएस में लिकर प्रोहिबिशन हुआ अगर 70s में, तो उस समय पर जो दारू की जो चोरी चकारी हुई, बूटलेगिंग हुई, वो सबसे ज़्यादा हुई गुजरात में। आज लिकर प्रोहिबिशन है, सबसे ज़्यादा इलीगल शराब बेची जाती है, खरीदी जाती है। तो बिल्कुल। यही बात यहाँ पर लागू होती है, राइट। बट इस चीज़ को एक और है कि जैसे एक वीडियो में देख रहा था कक्स के साथ का, कि जैसे हुँ, marijuana हुँ, को लीगल किया जाए क्या नहीं कई जगहों पर, तो उसमें यही हुँ, था कि इसको हम प्रोहिबिट ना करें, बट एटलीस्ट इसको हम एजुकेशन से लोगों को बताएं कि ये गलत नहीं है, पर तुम्हारे जो क्रियाकलाप हैं उसका तुम्हें रिप्रकर्शन तो झेलना ही पड़ेगा। अगर तुम कुछ गलत करते हो उस समय पर, जैसे प्यूबर्टी के टाइम पर, तो उसका हुँ, रिप्रकर्शन तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। इसको नेगेटिव कॉन्टोनेशन में ना लें, बट एटलीस्ट उसका आउटकम हम बता दें कि दीज आर द 2 आउटकम्स विच यू माइट हैव टू फेस, अगर तुम इसमें कुछ गलत करते हो तो। और सही और गलत के बीच की लाइन भी हम उन्हें बताएं, ये बेसिकली। पर हमने क्या किया, हमने इस बेसिस पर उसको, जैसे आप बोल रहे हो कि बस हमने उसको सेग्रीगेट कर दिया कि खबरदार, जो तुम उधर उस दिशा में गए भी, मतलब गलती हुँ, से भी जाना नहीं है उस दिशा में, सोचना भी नहीं है, बस पढ़ाई करो चुपचाप, और बाकी तुम्हें कुछ एक्सप्लोर करने की इजाज़त नहीं है। तो वही वाली बात है, प्रोहिबिशन वाली बात है, कि जो जितना ज़्यादा सोचा जाएगा कि क्यों नहीं है, क्यों नहीं किया जाए, क्यों मैं इस केक को नहीं खा सकता, हुँ। राइट, मार्शमेलो को क्यों नहीं खा सकता, मैं तो खाऊंगा आज ही। हुँ, और वो हमारे साथ भी होता है ना डेली लाइफ में, हमें लगता है कि क्यों मैं आज छुट्टी नहीं ले सकता, मैं तो छुट्टी लूँगा, मैं वर्क प्लेस पर ही सो जाऊँगा, कोई मुझे उठाकर दिखाए वहाँ पर। हुँ, तो दैट्स, आई थिंक दैट्स द बेसिक अंडरलाइन जो बात है उसमें वही है। तो इसमें जो बेसिकली चर्चा का मुद्दा यही है कि कितनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन इसमें फैली हुई है, कि जैसे जितने भी लोग हैं, लोग मतलब जो प्रवचन देते हैं, अगेन हुँ, लोग कहेंगे सर्कल बैक करते हो आप उसी में, बट जितने भी लोगों के मैंने बातें सुनी, भले ही वो मोटिवेशनल स्पीकर हों, भले ही वो प्रवचन देने वाले बाबा हों, या कोई भी हों, वो एक हुँ। ही बात करते हैं, एक ही बात पर जोर देते हैं, ब्रह्मचर्य पर। जैसे शास्त्र कहते हैं द लॉस ऑफ सीमन इज द ग्रेटेस्ट लॉस। धन का लॉस, इवन हेल्थ का लॉस, कितना बड़ा लॉस है। सबसे बड़ा लॉस है वीर्य का नाश। चाहे पुत्र हो या पुत्री, शिष्य हो या शिष्या, उसको ये बात समझावें कि ब्रह्मचर्य ही आपको लौकिक पारलौकिक उन्नति दिलाएगा। ब्रह्मचर्य का नाश ना करें, ब्रह्मचर्य को बचा कर रखें, इसी से आपकी विकास होगा, इसी से आपकी समृद्धि आएगी। और ये हुँ, ब्रह्मचर्य को रोका जाता, देखा जाता है, जो उसका पैमाना है वो है सीमन रिटेंशन का, कि हुँ, सीमन रिटेंशन से ही आपको सभी कुछ मिलेगा। जैसे आपने वीर्य का नाश किया तो आपका सब कुछ खराब हो जाएगा। तो हुँ, आप और मैं इस बात को जानते हैं कि इसमें सच्चाई नहीं है। हालांकि पॉर्न एडिक्शन इज़ अ रियल थिंग, पॉर्न एडिक्शन या एडिक्शन टू मैस्टरबेशन इज़ अ वेरी रियल थिंग, जो कि बहुत लोग उससे जूझ रहे होंगे। पर हम स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ की बात करें, हम यहाँ पर पॉर्न एडिक्शन की बात ही नहीं करें। हम क्यों ऐसा बोला जाता है और इसका बेसिस कहाँ से आया। ये जो बात ब्रह्मचर्य की भी बात की जाती है, जो कि उसका उदाहरण दिया जाता है पुराने समय से, क्यों आज के समय में हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते, जो आज का समय हमारा है उसके समय में हम उसको अप्लाई क्यों नहीं कर सकते सेम तरीके से। इसकी अगर मैं थोड़ा-सा फिलोसॉफिकल वाले का उठाता हूँ, कि इस बात को भी मतलब कि जस्टिफाई मतलब कि कोई भी चीज़ अगर एग्ज़िस्ट कर रही है, देयर हैज़ टू बी अ रीज़न बिहाइंड इट। हम्म। मैं उस रीज़न को लाने की कोशिश करता हूँ कि जिद्दू कृष्णमूर्ति को मतलब कि जब आप सुनेंगे तो वहाँ से एक आइडिया जो मुझे एक पॉइंट पकड़ में आया था, वो ये था कि मेडिटेशन जब आप करते हैं तो नॉट नेसेसरीली उस मंत्र में कोई ऐसी खास ताकत है। आप वहाँ हम्म। पर उसी सिंसियरिटी के साथ, उसी पर्टिकुलर पोस्चर के साथ अगर कोका कोला भी मतलब उसी तरीके से चैंट करते रहेंगे ना, तो वो भी आपको वही पर्टिकुलर इफेक्ट देने के लिए काफ़ी है। मतलब ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। एक चैंट है वज़ेरो, VAZERO, वज़ेरो। इस चैंट को कीजिए, बोले वज़ेरो 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 वज़ेरो। अल्सर अल्सर टीवी, मैं कहता हूँ बड़े से बड़ी बीमारी। आप बोलिए एक बारी, अश्विना अश्विना अश्विना। अगर यहाँ पर बात हो रही है उन लोगों की जिन लोगों ने बोला कि भई तुमको जस्ट टू मेक श्योर कि वो कुछ भी हो सकता था। मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक समय के अंदर में बच्चे को उसके अंदर में डिसिप्लिन की जो भावना है ना? मैं बस आई एम जस्ट प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट कि यार कहीं से तो आ रही होगी ना, कहीं से हम्म। तो इसका मतलब शुरुआत हो रही होगी कि शायद किसी ने ये सोचा हो कि भई डिसिप्लिन करना है लोगों को, तो दिस इज़ वन ऑफ दोज़ थिंग्स कि जिसके अंदर में बच्चा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड रहता है एंड यू आर सपोज्ड टू कंट्रोल योर अर्जेस एंड दैट हम्म। इंक्लूड्स कि आप किसी और दैट
इक्वली एप्लीकेबल टू दिस आइडिया कि आपको अगर मन कर रहा है किसी बीहड़ जंगल जैसी जगह पे आप रहते हैं और आपका रैंडमली मन करता है कि नहीं नहीं मुझे तो शाम को और रात को जो है जंगल के अंदर में खेलने जाना है, तो और दे नो कि योर सीनियर नोज कि भैया वहां पे जानवर मिलेंगे, रात को तुमको खा जाएंगे, रात को इतने बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है तुम्हें, तो भी अपनी अर्जिज पे इतना ज्यादा अपने आप को सरेंडर मत करो। यू आर सपोज टू बी सेल्फ सफिशिएंट कि अपनी अर्जिज पे तुम्हारा काबू होना चाहिए। कल को तुम्हारा रैंडम चीज पे मन करेगा तो तुम वो पर्टिकुलर काम कर दोगे क्या? तो यहाँ से अगर शुरुआत हो कि भाई कि व्यक्ति को सिखाना है कि क्योंकि उसकी जीवन में इस खास समय में जबकि 12-15 साल अगर की उम्र है, तो उस समय पर अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करना एक नेचुरल प्रोसेस होगा, एक नेचुरल फिनोमेना होगा। Sure. और उस वक़्त पे उस व्यक्ति को डिसिप्लिन करना कि तुमको कोई भी जो चीज़ तुम्हारे ज़हन में चीज़ें आ रही, क्योंकि अर्जिज़ वाला मामला केवल और केवल इसका नहीं है कि वो आपके मोटापे पर भी इक्वली एप्लीकेबल है कि भाई वज़न कम करना फिज़िकल रियलिटी से ज़्यादा एक मेंटल खेल है कि आपको बोला, क्योंकि भई थ्योरी इज़ एज़ सिंपल एज़ कि भैया तुम खाना बंद कर दो, हो जाओगे पतले, मतलब वज़न घट जाएगा तुम्हारा। लेकिन लड़ाई फिज़िकल नहीं है, लड़ाई मेंटल है। वो मेंटल है। यहाँ की लड़ाई है केवल और केवल। तो इन लोगों को अगर तुम्हें डिसिप्लिन करना है और ये बिल्कुल सेंटर में लाई कर रहा होगा कि जो जो सेक्सुअल अर्जीज़ वाला या अपने आप पर कंट्रोल ना कर सकने वाला मामला है, तो शायद मेरे को मतलब जस्ट आई एम थिंकिंग आउट लाउड राइट नाउ कि कहीं से तो शुरू हुआ होगा ये आइडिया, जो कि वही है, धीरे-धीरे चीज़ें बदलती हैं, उन पे नए नए वो आते हैं कि नहीं-नहीं हमारे तो अब ऐसा कोई गुरु था जो वाक़ई में इतना समझदार था जिसने अपने बच्चे को, अपने प्यूपिल्स को, अपने शिष्यों को बोला होगा कि भाई तुमको अपने सीखने के लिए क्या नाम है अपनी अर्जिज़ पे कंट्रोल करना है, दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग कि जस्ट बिकॉज़ कि तुमको रास्ते में कोई फीमेल नज़र आ रही है और तुमको अगर उसका मतलब कि सेक्सुअल अर्जीज़ आती हैं, डज़ नॉट मीन कि तुम उसका रेप कर दोगे। यू आर सपोज्ड टू कंट्रोल योर अर्जीज़, ऐसे मतलब कि निकल नहीं जाना है किसी भी चीज़ को लेकर के। अब ये समझदार लग रहे हैं, ये व्यक्ति जो भी अपने बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, समझ अब इन 15-20 में से कोई एक तो निकलेगा जो बेचारा लकीर का फ़कीर वाला बंदा होगा, जो बोलेगा नहीं-नहीं अब जब ये व्यक्ति क्या बनेगा, गुरु बनेगा, अब जब ये इसके जब स्टूडेंट्स आएँगे, अब इसने अपना दिमाग लगाया नहीं। अब ये बोलेगा नहीं-नहीं हमारे गुरुदेव ने तो बोला था कि ये क्या होता है, अपने वीर्य का नाश होता है। अब ये क्योंकि उसको बकैती तो करनी है ना बच्चों के सामने, उसको रीज़न दे रहे हैं। उसको नहीं पता है ये पर्टिकुलर चीज़ के मैंने ये हुआ क्यों था नंबर 1 स्टेप पे शायद। और अगेन आई एम पर थिंकिंग आउट लाउड देयर आर एन नंबर ऑफ रीज़न्स एज़ वेल, तो शायद यहाँ से शुरू हुआ हो। नहीं, पर बेसिस उसका यही है कि जो ये बात प्रोपेगेट कर रहे हैं उनको ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पता है, ना उनको ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पता है कि क्यों कोई चीज़ हमारे शरीर के अंदर पैदा होती है और क्यों उसको रिलीज़ होना ज़रूरी है और क्यों उसको रिटेन करना ज़रूरी है। मतलब अगर रिटेन करना भी ज़रूरी है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो जो ये सबसे बड़ी भ्रांति चली आ रही है कि जो अगर आप उसको रिटेन करेंगे सीमन को, जो कि सबसे बड़ी भ्रांति है। एक पेपर भी मैं देख रहा था जिसमें नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट काइंड ऑफ चलन जो चला आ रहा है। एंड और एक आई थिंक रणवीर शो का एक पॉडकास्ट भी है जिसमें वो बोल रहे हैं कि इट कैन एक्चुअली ट्रेवल अपवर्ड्स एंड इट कैन नरिश योर सेल्स एंड इट कैन Brain. एक्चुअली नरिश योर ब्रेन एज वेल। This research done by like 3 scientists, and they just wanted to see like what semen constitutes. They found that 90% of it was water and 10% of it was nutrients, and those were the nutrients which included most of the minerals, cholesterol and other minerals which are foods for the brain. Like matlab it's basically like you're putting petrol into your brain. It's how much forward modern science has gone into it, but Ayurveda is very clear about the fact that it moves upwards and nourishes your cells, brain and the overall body. Yeah. Also, I feel that, again, I keep saying this in a bunch of our podcasts, that there's a whole world of science that the world of science hasn't discovered yet. तो ये जो चीज़ है जिसको बोला जाता है, हम जानते हैं कि इसमें सच्चाई नहीं है, इसमें सच्चाई हो नहीं सकती, बट क्यों ऐसी भ्रांतियाँ चली आ रही हैं, उसके पीछे का क्या चलन था, मतलब क्या रीज़न रहा होगा बेसिकली, और क्यों इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है, उसके पीछे का साइंस की भी हम बात कर सकते हैं। हाँ, साइंस तो मतलब अगर इसका जो फिट ट्यूबर और रणवीर ये दोनों का पॉडकास्ट बैठ करके बात कर रहे थे और उसके अंदर में ये लोगों ने ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स दिए थे कि पता नहीं साइंस तो अभी वहां तक नहीं पहुंची है, लेकिन आयुर्वेद Yes. को तो इन सब चीजों को मालूम है, इस चीज को लेकर के कि किस तरीके से जो भी आप खाना खाते हैं वो शरीर में धीरे धीरे पहले एक्स इसमें बदलता है, फिर इसमें तो जो आखिरी चरण होता है, बिल्कुल जो आखिरी स्टेप होता है वो उसमें से वीर्य बनता है, उसमें स्पर्म बनता है। तो मैं उसका मतलब कि हर उसका साइंटिफिक आधार हो सकता है, मतलब कि अगर किसी पर्टिकुलर चीज को आप खाते हैं और मान लेते हैं कि 15 दिन के बाद में आपका क्या बनता है, उस चीज को वीर्य बनता है, तो मतलब कि शायद कि 15 दिन अगर आप उपवास रखें लगातार
तो फिर उसके बाद आपका वीर्य नहीं बनना चाहिए, और अगर बन रहा है तो फिर ये थ्योरी गलत हो जाती है ना, क्योंकि हम तो भाई एक पर्टिकुलर क्लेम आएगा, उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके दे देंगे, और वो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके उसमें कंट्रोल और अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह रख करके उससे जो डेटा निकाल करके आएगा, उससे वो बात प्रूफ होगी या वो बात डिसप्रूव होगी, और इससे हमें पता आसानी से चल जाएगा कि भाई वो जो भी चीज आप खा रहे हैं वो 15 दिन के बाद वीर्य बनता है, तो फिर 15 दिन का अगर कोई व्यक्ति व्रत कर ले, नहीं खाए, और पीपल डू नॉट ईट, कि इतने लंबे समय तक वो खा सकते हैं, लोगों ने 300 दिन के फास्ट किए हैं, मतलब लोगों ने। या ये हो गया। दूसरा कि इट ट्रैवल्स, तो उसके लिए तो सबसे बेसिक जो प्रेमाइस है साइंस के नजरिए से, कि व्यक्ति के शरीर में कुछ ऐसी जगह हैं, शरीरों में 3-4 ऐसी जगह हैं, जैसे कि ब्लड ब्रेन बैरियर है, कि ब्लड है और ब्रेन है, इन दोनों की ब्लड जो है ब्रेन में नहीं जा सकता, वो उसका वहां से बस कुछ चीजें ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, फिर ब्रेन का अपना एक सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का एक सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है वेंट्रिकल वगैरह से, वो ब्रेन के अंदर में है। उसी तरीके से थायराइड के पास भी ये चीज है। फीटल ब्लड बैरियर, कि माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड कभी आपस में कांटेक्ट में नहीं आता है, क्योंकि दोनों के ब्लड, अगर ब्लड ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए दोनों का या जो ये जो चला रहा है ना कि मतलब कि मैं तुझे खून से सींचा है, तेरे अंदर मेरा खून है, नहीं है खून, क्योंकि खून कभी भी माँ और बच्चे का कभी कांटेक्ट में आता ही नहीं है। और इसी तरीके से टेस्टिस ब्लड बैरियर होता है, कि अगर आप कह रहे हैं कि सीमन जो कि टेस्टिस में बनता है आपके मुताबिक, और अगर वो बनता है और वो अगर आपकी बॉडी में जा रहा है, तो भैया किसके जरिए जाएगा? ब्लड के जरिए जाएगा। लेकिन कभी भी टेस्टिस ब्लड बैरियर की वजह से आप जानते हैं कि वो जो जो सो कॉल्ड आपका स्पर्म है, वो कभी ब्लड में आ ही नहीं सकता। और अगर आप ये भी कह रहे हैं कि मान लें कि भैया आपका सीमन जो वीर्य है वो आप पे ट्रैवल करता है, भैया तो आपके वीनस ब्लड में स्पर्म मिलना चाहिए, वो प्रोटीन्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं सीमन में वो मिलने चाहिए। तो ये वो एक्सपेरिमेंट हो गए जिसकी वजह से आप तुरंत उस पर्टिकुलर चीज को प्रूव या डिस्प्रूव कर पाएंगे, अगर वैज्ञानिक वाला दृष्टिकोण जो मेरी नजर में आता है। आपकी नजर में जो जो आते हैं वो प्लीज आप शेयर कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल वही बेसिक, सबसे बेसिक अंडरलाइन में प्रूफ तो यही होगा कि वो उसमें होना चाहिए स्पर्म, या स्पर्म नहीं तो जो भी सीमन प्रोटीन होता है वो, जो कि बिल्कुल प्लाज्मा से अलग है, प्लाज्मा प्रोटीन से अलग होगा, राइट। तो उसको चेक किया जा सकता है बेसिक एक ब्लड टेस्ट से, जो कि ऐसा किसी भी स्टडी में प्रूव नहीं हुआ, नहीं पाया गया है, बिल्कुल भ्रांति है, इसीलिए इसको भ्रांति बोला गया कि ऐसा नहीं होता है। जो एक बार सीमन हमारी बॉडी में बन गया तो उसको वो टेस्टिस से डिस्चार्ज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो एक ड्यूरेशन तक वो वहाँ पर रोका रह गया तो कई सारे रिसर्च पेपर ऐसे भी हैं जो कि और इसके भी हम रिसर्च पेपर के बेस पर बात करेंगे, जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, कि एक लेवल के बाद अगर सीमन डिस्चार्ज नहीं होता है और अगर वो बॉडी से नहीं अलग होता है तो इट एक्चुअली कैन अफेक्ट योर सीमन मोबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है, बाकी चीज़ों को अफेक्ट कर सकता है, और स्पर्म क्वालिटी को भी अफेक्ट कर सकता है। और दूसरी तरफ ये भी स्टडीज़ हैं, शॉर्ट अमाउंट ऑफ एब्सटिनेंस होता है तो इट कैन एक्चुअली इम्पैक्ट योर स्पर्म क्वालिटी। शॉर्ट का मतलब है यहाँ पर 3 से 7 दिन, 3 से 7 दिन का अगर एब्सटिनेंस होता है तो इट कैन एक्चुअली इम्प्रूव योर स्पर्म क्वालिटी कुछ स्टडीज़ में। बट अगेन ये कंक्लूसिव नहीं है स्टडीज़ सारी, ये मैं बहुत क्लियर कर दूं यहाँ पर, क्योंकि जो भी ह्यूमन रिसर्च है वो कभी भी कंक्लूसिव नहीं हो सकती, वो एक स्पेसिफिक सबसेट में ही वो ट्रू मानी जाएगी उस कंडीशन के अंदर में, और उसको उसी कंडीशन के अंदर देखना चाहिए, कंडीशन सप्लाई के साथ। पर जहाँ तक नरिशमेंट की बात है, जहाँ तक पोषण की बात है, जहाँ तक ब्रेन को नरिशमेंट या सेल्स को नरिशमेंट की बात है, वो तो बिल्कुल सत्य नहीं है। ये और यहाँ पर हम सीधा-सीधा जैसे लोग बोलते हैं, बिल्कुल मेरे को अभी-अभी क्लिक किया कि जब लोग बोलते हैं कि भई ये टॉक्सिक है आपके लिए, ये पॉल्यूशन, तो आप बोलते हैं कि ठीक है, मान लिया, क्या है वो टॉक्सिक? मतलब आपका खून गंदा है, आपका खून गंदा है। क्या है वो गंदगी? उसी तरीके से ये आपके ब्रेन को नरिशमेंट करता है। क्या है वो न्यूट्रिएंट जो कि आप कह रहे हैं ब्रेन तक जा रहा है? क्योंकि द मोमेंट, ये बात मैंने आप जो पैरेलल मेडिसिन्स हैं उसके अंदर में बहुत अच्छे से अनुभव की है कि दे आर वेग, यस कि आपका खून ना गंदा हो गया है, आपकी ना वायु बढ़ गई है, आपके जो है वो पित्त में जो है प्रॉब्लम, दे आर सो वेग अबाउट इट। क्योंकि अगर आप देखें, अगर मैं आयुर्वेदा के एग्जांपल लूँ, जो कि आप जानते हैं कि किस तरीके से कि कफ, वात, पित्त, ये 3 है, और अगर इसी ही के अगर आप उठा करके देखेंगे थोड़ा-सा ईस्टर्न में, तो वहाँ पर क्या जाता है, बाइल, उन्होंने जो बाइल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ब्लैक बाइल और येलो बाइल, और कफ और हो गया आपका ब्लड हो गया, और मतलब कि ये आपके बेसिक फ्लूइड्स हो गए, ह्यूमस
जिनको बोला जाता है कि बॉडी के जो बेसिक ह्यूमर्स हैं। तो अगर आप इसमें जब भी आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को बोलते हुए देखेंगे, आप उसमें गौर फरमाएँ कि वो व्यक्ति कभी भी जाकर के ये नहीं बोल सकता कि भई मैं, जैसे कि मैं अभी की अभी, भई आपने अल्कोहल लिया, वो आपके इंटेस्टाइन और स्टमक से एब्ज़ॉर्ब होकर के हेपाटिक पोर्टल सिस्टम के ज़रिए आपके लिवर में जाएगा। लिवर में आपके अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज़ नाम का एंजाइम है, जो उसको, जो अल्कोहल है उसको कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड और एसीटोन के अंदर में, और जो कि वापस से ब्लड में आएगा, जो कि लंग्स के ज़रिए इवेपोरेट। आप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो के लेवल पे बात कर रहे हैं। और वहाँ पर बिल्कुल। आपको एक ही चीज़ सुनने को मिलेगी क्या, कि जी खून गंदा है आपका, और क्या नाम है, या तो आपकी वायु बढ़ गई है, आपके शरीर के अंदर में गंदगी आ गई है, उसकी सब जगह वो वेगनेस आपको नज़र आती चली जाएगी। तो वही वेगनेस का ही समाधान हम कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर या सेलुलर लेवल पर ही बात करते हैं। कि प्रोटीन्स की बात कर ली जाए तो प्रोटीन जो टाइप ऑफ प्रोटीन इन ब्लड सीरम और सीमन या प्लाज्मा वुड बी एंटायरली डिफरेंट। जो प्रोफाइलिंग होगी बिल्कुल अलग होगी, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर भी कि प्रोटीन अलग अलग हैं, और वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं वो भी पता किया जा सकता है डीएनए सीक्वेंसिंग से, कि वो प्रोटीन कहाँ पर बना होगा बॉडी में, और कहाँ उसका इंटेंडेड पर्पस क्या है। उसका इंटेंडेड पर्पस है स्पर्म को नरिशमेंट देना, ना कि किसी और चीज़ को नरिशमेंट देना, ताकि वो स्पर्म अगर आपके बॉडी में 3 दिन तक, 3 या 4 दिन, एक ड्यूरेशन मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कितने टाइम तक रह सकता है जो एग्जैक्ट सीमन है, उसके बाद उसको डिस्चार्ज होना ज़रूरी है, तब तक वो उसको नरिशमेंट दे सके या उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर सके, या जो भी उसका काम है वो कर सके, फर्टिलाइजेशन तक का या रिलीज़ के पहले तक का। दूसरी भ्रांति आती है कि जो कि बहुत बचपन से हम लोग सुना करते थे और अभी तक ऐसा है, कि खून की 100 या 1000, ऐसा आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, खून की 1000 बूंदों से या 100 बूंदों से 1 बूंद वीर्य बनता है, जबकि इस मामले में भी बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। रक्त का स्वभाव है जैसे, तो इसकी आखिरी परिणति है वो वीर। उसका स्वभाव नहीं है बहना, उसका स्वभाव ऐसा है, उसको जब तक ताप नहीं लगेगा तब तक वो बाहर नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन कि प्लीज़ ये बहुत ही प्यारी अतिशयोक्ति अलंकार है। अगर आपको अतिशयोक्ति अलंकार नहीं पता तो वो मतलब समझिए कि जब ये चीज़ें, मतलब लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये जब अलंकार इस तरीके के इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आपको प्लीज़ डू नॉट टेक देम लिटरली, और प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है, मेरे को लगता है कि जहाँ बट पर पीपल डू टेक देम हाँ, लिटरली, हाँ, वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्बेटिम वर्ड। वो लोग उसको कोट करते हैं ना, वही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। बट ऐसा ये बहुत टाइम से चली आ रही चीज़ें हैं कि एक बूंद वीर्य बनता है, और आई थिंक इसी से प्रोपिगेट की गई कि अगर इतना 100 या 1000 बूंदों से के खून से 1 बूंद वीर्य बनता है, तो उसको हर हालत में, हर कीमत पर बचा कर रखो, क्योंकि इसी से तुम्हारी आगे आने वाली जनरेशन्स बनेंगी, और अगर तुमने सारा नाश कर दिया तो अपनी आगे की जनरेशन्स कैसे बनाओगे। तो आई थिंक जो अंडरलाइन मैकेनिज्म वही है। हाँ, मेरे को अभी एक ख़्याल आया, हाँ, बोलिए। लाइन अगर लड़कियों के लिए बोली गई होती तो बिल्कुल फिट नहीं बैठती, क्योंकि उनके एक्स से लिमिटेड है। बिल्कुल, और क्या नाम है कि उनको अगर कोई अगर इस तरीके का प्रोसेस एग्ज़िस्ट कर जाए, अगर होता हो थ्योरेटिकली, कि जिससे कि दे आर एबल टू सेव देयर नंबर ऑफ एग्स, और उससे जो क्या नाम है वो जो मेनोपॉज़ है वो थोड़ा-सा आगे भी बढ़ने की उसकी संभावना रख सकती है। तो मेरे को लग रहा है कि अगर ये इन पे बोल देते, लेकिन वही है कि पहले एजुकेशन तो नहीं मिलती थी ना लड़कियों को, तो लड़कियों के लिए क्यों बोलेंगे ये सब बातें? पर कोई तो वॉलंटरी प्रोसेस भी नहीं है ना, जैसे मेल में एक वॉलंटरी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी से स्पर्म्स को बाहर हाँ, निकाल हाँ, सकते हैं, राइट। पर बिल्कुल, फीमेल में ऐसा कोई वॉलंटरी प्रोसेस नहीं है जिसके अंदर से आप एग्स को बाहर निकाल सकते हैं, अदर देन जो इनवॉलंटरी प्रोसेस है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो तो है ही खैर। पर इसीलिए शायद ऐसा नहीं बोला जाता कि, या बोला जाता था, प्रोपेगेट किया जाता वो था कि पॉइंट इसको बचा कर रखो। लिमिटेड है। हाँ, कि फीमेल्स में जो है वो लिमिटेड है। अगर आप मेल्स में कह रहे हैं तो उसके पास भैया फैक्ट्री है। फैक्ट्री एक है। 90 साल के व्यक्ति का भी पूरा पोटेंशियल है बच्चा पैदा करने का, मेल हम्म। का। क्योंकि हम्म। उसके पास वो स्टेम सेल्स जो हैं, वो इस तरीके से एग्ज़िस्ट कर रही हैं कि भैया वो खत्म नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम्म। नंबर ऑफ स्पर्म आर लिमिटेड इन हिज़ बॉडी, और वो हम्म। अब बढ़ते चले जाएँगे वो। आखिरी यस, उम्र तक यस, वो बना सकता है मेल जो है। यस, यस, बिल्कुल सही है। और उसके वो बाद अभी एक हॉलीवुड का कौन सा एक्टर है जो अभी 80 साल की उम्र में बाप बने दोबारा से, मैं भूल अच्छा, रहा हूँ नाम। नहीं मेरे को नहीं पता है। तो वो अभी 80 साल की उम्र में दोबारा से बाप बने, और ऐसा अभी देखा गया था। आई थिंक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो शायद आई थिंक 100 समथिंग एज का है वो, कि अच्छा, उस मेल एज का। में भी मेल का
मेल का ऑफ कोर्स, मेल का, क्योंकि फीमेल में तो मेनोपॉज हो जाता है, पर उसके वो उनकी एज वो फिक्स हो गई कि उसके आगे वो माँ नहीं बन सकती। बट मेल तो किसी भी एज में बाप बन सकता है, 100 साल की उम्र में भी बाप बन सकता है। क्या बचा रहे हो फिर? क्या बचा रहे हो फिर, कितना बचा रहे हो? और मैं तो कह रहा हूँ कि जो हमारी आबादी की अभी हालत है, जो हमारी आबादी की हालत है, जो हम दुनिया के सबसे बड़े देश आबादी के मामले में बन गए हैं, और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो इस मामले में तो मुझे लगता है कि थोड़ा हमें रुकने की, थमने की ज़रूरत है, कि हमने अपनी वो तो कॉपीज़ मुझे बहुत तो सारी लगता है बना कि ली हैं, हाँ, अब कि बस वही किया है जाए थोड़ा। हाँ, कि 3 फैक्टर हैं, रिलीजन, इकोनॉमिक वैल्यू मतलब पैसा, और फीमेल लिटरेसी। ये 3 हुँ, चीज़ें जैसे ही मतलब ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। वो केवल और केवल ये 3 चीज़ें कि रिलीजन इन द सेंस कि जो किसी भी धर्म में कट्टरता रखते हो, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू एनी वन रिलीजन। ये 3 फैक्टर जो है वो बहुत अच्छे से डिसाइड करते हैं कि जैसे ही किसी भी देश में इकोनॉमिकली आप समृद्ध हो रहे हैं, रिलीजन उस देश में कंपैरेटिवली कम जा रहा है, और आपका जो फीमेल लिटरेसी है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फीमेल लिटरेसी। आप हुँ, हुँ। किसी को कितना भी कन्विंस कर लीजिए, अगर फीमेल लिटरेट है, उसको मालूम है भाई कि उसके लिए क्या ज़रूरी है, तो वो ऑटोमैटिकली जो है बच्चे का पैदा करने का रेट जो है वो प्यार से मतलब नीचे आ जाएगा, और वो अपने हर आप देश नीचे आ जाएगा। और जो फिर चाइल्ड लिटरेसी भी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर में हाँ, 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 अगर बिल्कुल सही बात है, एक बिल्कुल सही। माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने बच्चे को अनपढ़ रख ही ये नहीं सकती किसी भी हाँ, हालत में। ये टीच अ फैमिली ऐसे कर कुछ था ना कि इफ यू टीच अ बॉय यू टीच अ बॉय, इफ यू टीच अ फीमेल यू गर्ल टीच अ फैमिली। फैमिली है, हाँ, इनफैक्ट है जनरेशन, आई वुड से हुँ, जनरेशन को आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक माँ जो है वो अपने बच्चे को पढ़ाएगी, फिर वो जो दादी बन जाएगी तो वो कहेगी इसको ज़रूर पढ़ाना है। तो हुँ, दैट्स हाउ एक्चुअली, बट फिर वही डायलॉग याद आता है कि गरीब अगर पढ़ गया, जो विक्रांत मैसी का डायलॉग है, तो फिर कैसे पॉलिटिक्स तो हुँ, नहीं चल पाएगी ना। तो बेसिकली ये दो मिथ्स तो मेरे को याद आ रही हैं। आपको अगर कोई और मिथ याद आ रही है तो बात कीजिए उस बारे में, कि ये तो हुँ, दोनों बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं अभी भी सोसाइटी में, स्पेशली हुँ। हमारे समाज में। हाँ, बिल्कुल, मतलब यही 2 मेरे को लगता है कि जहाँ तक मुझे भी याद आई थी, यही 2 इम्पोर्टेंट थी कि भैया रूटीन करो, वो आपकी बॉडी को नरिश करेगी, न्यूट्रिशन देगी, और जो बॉडी का इतना सारा पार्ट है, वो धीरे-धीरे पहले वो भी उसके अंदर में भी उनकी पूरी लिस्ट है कि पहले वो एक्स में बदलती है, फिर वो वाई में बदलती है, फिर वो मज्जा में बदलती है, फिर वो फाइनली जाकर के उसके अंदर में व वीर्य में बदलती है, उसकी भी पूरी ट्रैजेक्टरी है। हाँ, हम्म, मतलब मेरे हिसाब से भी यही है। एक मतलब एक आई थिंक उसी से रिलेटेड है ब्रह्मचर्य, कि अगर आप रिटेन करेंगे तभी आप कुछ एक स्पिरिचुअल गेन कर सकते हैं, अदरवाइज हुँ, तो हुँ, स्पिरिचुअल गेन भी नहीं कर सकते। तो उसको उससे भी रिलेट किया जाता है कि ब्रह्मचर्य से ही स्पिरिचुअल गेन होगा। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं, या आप उसका नाश कर रहे हैं अदरवाइज भी, तो आप स्पिरिचुअल गेन नहीं कर सकते। पर उसके अगेन इनडायरेक्ट कॉन्टोनेशन है, क्योंकि अगर आप ऑब्वियस सी बात है, अगर गृहस्थ आश्रम में रहेंगे तो स्पिरिचुअलिटी तो वैसे भी नहीं हो सकती। तो आई थिंक इट इज़ बिल्कुल, रिलेटेड इसके टू अंदर दिस। में मैं थोड़ा-सा एक कदम ऐड करना चाहूँगा कि हुँ, इंडिया इतना ज़्यादा डाइवर्स्ड है। आप और चूँकि सो कॉल्ड अब्राहमिक रिलीजन के अंदर में वो टॉप डाउन था कि भैया यही किताब है और यही फॉलो करना है, चाहे बाइबल हो, चाहे आपका कुरान वगैरह हो। लेकिन हुँ, अगर मैं इसकी बात करूँ कि इंडिया में इतना ज़्यादा जो कि मेरे को लग रहा है कि जो आजकल के लोग कर रहे हैं वो उल्टा मतलब उनको लग रहा है कि इस तरीके का बन जाओ मतलब कि हमारी जो ताकत रही थी हमेशा से कि भैया क्योंकि हम बाहर दूध लेने जाते हैं तो शायद दूसरी भाषा में बात करके दूध ले आते हैं और घर पे जो है दूसरी भाषा में बात कर रहे होते हैं। इतना मतलब कि 200 किलोमीटर दूर निकल जाए आप भाषा बदल जाएगी, मिट्टी का भाषा बदल रंग बदल जाएगी। जाएगा। और क्या नाम है तो अगर आप देखें तो उसमें आपको ये मिलेगा जैसे कि गोयंका का जो विपाशना का जो आइडिया है और उसके अंदर में जब वो पूरा का पूरा इस स्पिरिचुअलिटी के आइडिया को ऊपर लेकर के आते हैं, वो खुद ग्रस्त हैं और ग्रस्त जीवन के अंदर में उन्होंने इस चीज़ को फ़ॉलो किया। इस तरीके के चाहे आप ज जब एक पर्टिकुलर जो कि मेन समाज है, जो कि ज़्यादा समाज है, जो कि कहता है कि आप क्या करें कि आप सीमन रिटेन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, उसी के कॉन्ट्ररी ऐसे भी अ, आपको मिल जाएँगे इंडिया के अंदर में जो कि बोलते हैं कि नहीं भाई साहब पूरा का पूरा सेक्स करो, जितना पागलों की तरह उसको सेक्स करो क्योंकि उनकी अलग फिलॉसफी से वो लोग निकाल करके कि जब तुम कर लोगे इतना, तब तुम खुद ही से ऊब करके इसको खत्म कर दोगे और तुम आगे बढ़ जाओगे। तो हुँ, क्योंकि 10 अगर चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि 1-2 चीज़ें विल बी मोर प्रेवलेंट इन अ सोसाइटी लेकिन मैं बस इस पॉइंट पर एक मतलब एम्फसाइज़ करना चाह रहा था कि इंडिया के अंदर में आपको इतनी डाइवर्सिटी है कि जो तांत्रिक साधना के अंदर में है वो वाला जो मैं सेक्स वाला बोल रहा था कि तांत्रिक साधना के अंदर में एक पर्टिकुलर रेल्म है जिसके अंदर में बोला जाता है कि पागलों की तरह बस करो जितना कर सकते हो। और हुँ, तो
सभी तरीके के, मतलब यहाँ तो मुर्दा खाने से लेकर के और जैन फिलॉसफी में कि भाई साहब आपको वो के मुंह पे हमेशा लगा के रख के रखना है कि कोई कीड़ा भी गलती से आप वो ना वो आ हम्म जाए, मतलब इतना डाइवर्स है कि आदमी आदमी का भक्षक से अघोरी से लेकर के और इधर तक जैन के अंदर में आपको कि आपको पानी बैक्टीरिया भी छान ना जाए अंदर। बैक्टीरिया भी ना जाए अंदर, वो पूरा इतना बैंडविड्थ है। और लेकिन ये बात बिल्कुल आपकी एग्री है कि भाई क्योंकि एक चीज जो है जो कि सीमेन रिटेंशन वाली या ये ब्रह्मचर्य वाली ये मेजर बहुत बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करती है हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर, नो डाउट। क्योंकि आप देखेंगे ना, इसमें लाखों रील्स आपको मिलेंगी, लाखों वीडियोस आपको मिलेंगे और उसके नीचे करोड़ों कमेंट्स मिलेंगे। तो बेसिकली वही है। पर जैसे जैन धर्म की बात मैं करूं, मैं मेरे को थॉट आया था कि जो गट माइक्रोबायोम है उसके बारे में वो क्या कहते हैं, क्योंकि गट माइक्रोबायोम तो सब में सेम रहेगा, राइट? बिल्कुल उसको कैसे आप बिल्कुल रिमूव करोगे अपने शरीर से? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, अब यहीं से वो अब क्या होगा, ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो में बोल रहा हूँ, क्योंकि ये नई जानकारी आज के समय में उपलब्ध हुई है। अब क्योंकि व्यक्ति अपने धर्म से इतना ज़्यादा बंध जाता है, उसको इतना ज़्यादा अटैचमेंट उससे फ़ील होता है, फिर वो व्यक्ति अलग तरीके के रीज़न्स निकालने लगता है और वहीं वो नादानी हो जाती है। जो कि मैंने अपनी कुछ रील्स बनाई जो कि जैन उसमें भी हैं, दर्शन के कुछ लोग हैं, बोलते हैं कि जी देखिए हमारे जो महावीर थे कितने ज़्यादा मतलब लेवल पे उनका दिमाग काम करता था, उन्होंने हमको आलू खाने से मना किया है क्योंकि आलू के अंदर में जो है जो कार्सिनोजेन होते हैं और इसलिए आलू नहीं खाना चाहिए। फिर वो बेचारा व्यक्ति वो के इसलिए इससे इतना ज़्यादा अटैच्ड है धर्म से कि वो उसके लिए उसको बचाने के लिए किसी भी तरीके की जो दलील है और वो सब वो पेश करने लगता है और वो फिर हम्म उस सूडो साइंस की दुनिया में मतलब कदम रख लेता है रादर देन टू बी एक्सेप्टेबल कि हाँ ठीक है यार, ये जानकारी हमारे पूर्वजों को नहीं थी, माइक्रोस्कोप नहीं एग्जिस्ट करता था, ये नए सबूत, ये नई दलीलें, ये नई जानकारी अगर आ रही है तो फिर उनको भाई एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसमें मतलब उसमें कोई आपको चारा नहीं है उसमें। वही है कि अगर आई डोंट नो अगर वो बोल देते ना तो हाँ, हमारे समाज हाँ, का हाँ, ज़्यादा भला होता। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत सही मतलब बिल्कुल बॉटम लाइन बोल दी आपने कि भाई आई डोंट नो अगर आप बोल देंगे तो, लेकिन वही है कि बिल्कुल सही बात कि ये इसके आगे मैं कोई लाइन नहीं बोल सकता कि आई डोंट नो क्योंकि अगर बोल दिया होता तो सबसे बेहतर है। क्योंकि बच्चों को भी हम ऐसे सिखाते हैं ना, जैसे बाकी का पता नहीं, बट हमारे घर में जो बच्चे हैं उनको यही बोलता हूँ मैं कि जितना पता है जो, हुँ, और बहुत कम पता है, जितना पता है उसके बारे में बोल देते हैं कि हाँ बेटा इसका रीज़न ये है, बट जो नहीं पता है उसके बारे में बोलते हैं कि आई डोंट नो, मे बी यू कैन फाइंड आंसर्स और वी कैन फाइंड आंसर्स टुगेदर। हुँ, और जैन धर्म वाली बात फिर से एक बार मैंने एक रील में बात करी थी शायद, उसमें वो दही के बारे में बात कर रहे थे। उसको अगर अच्छा, मैं सर्कल बैक करूँ तो वो कहते हैं बताओ, दही बताओ। अलाउड है जैन धर्म में, बट अगेन वी आर नॉट टारगेटिंग एनी धर्म हाँ, हाँ, यहाँ पर। बिल्कुल। सिर्फ एक हुँ, मैं डिस्क्लेमर इसलिए देता हूँ बार बार, हम सिर्फ ये बात करें कि वो बोलते हैं कि हमारे धर्म में दही अलाउड है क्योंकि हमारे जो बोला गया कि इसमें बैक्टीरिया नहीं होते, ये अच्छा, जीवाणु नहीं है, ये तो सिर्फ रासायनिक परिवर्तन है। और उस रील पर करोड़ों व्यूज़ हैं। तो मैंने कहा कि ये चीज़ को डिबंक करना बहुत ज़रूरी है कि रासायनिक परिवर्तन की वजह से हुँ, दही बनता है, ना कि ना कि एक फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन तो फर्मेंटेशन भी है टेक्निकली। तो उसको तो मैं क्या किसी है तरीके इस से भी दुनिया में जो परिवर्तन नहीं है, है ना? क्या नहीं है। तो बेसिकली फर्मेंटेशन को मैं बोलूँ नहीं नहीं, ये तो बैक्टीरिया या माइक्रोबियल कन्वर्जन नहीं है, ये तो रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन इज़ एवरीथिंग। तो एवरीथिंग ये चीज़ है जो जस्ट रासायनिक परिवर्तन। जस्टिफाई करने के लिए किसी चीज़ को मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, राइट? मैं तो बट वही वही है है। कि ये वाला ये ईगो है बस। क्योंकि आप अगर हाँ। ये बोल देंगे कि भई नहीं पता है मुझे, तो आपकी जो सत्ता या जिस पेडेस्टल पे आप बैठे हैं, वो चैलेंजिंग सी सिचुएशन हो जाती है। अच्छा, नहीं पता क्या इनको? सब कुछ नहीं पता क्या? अच्छा, हुँ। अच्छा, अच्छा। मतलब कि ये उतने ताकतवर या उतने भी ब्रह्मज्ञानी नहीं है जितना कि ये पोर्ट्रे तो उस बेचारी एक इस तरीके की एनवायरनमेंट को बचाने के लिए फिर मेरे को लगता है वो बोल दिया जाता है लोगों द्वारा। हाँ, जो कि मेरे इसीलिए को लगता है अल्टीमेटली नेगेटिव ही उनके खिलाफ ही काम करेगी। इसीलिए आई डोंट नो बोलना निषेध है, क्योंकि क्योंकि अगर आई हुँ, डोंट नो बोल दिया जाएगा तो इसका मतलब कि सब कुछ नहीं है पता, सही बात है। बेसिकली। ये नॉट नो तो एवरीथिंग। तो वही है ना कि इसलिए दूध भी अलाउड है और अंडे अलाउड नहीं है, जबकि दोनों एनिमल प्रोडक्ट हैं। अंडे जो हैं वो नॉन फर्टिलाइज्ड हो ये सकते हैं, बिल्कुल आपने सही बात बोली है कि ना? ये जिस दिन पहली दफ़ा मुझे स्ट्राइक किया था ना, क्योंकि जो काऊ बेल्ट में रहते हैं और काऊ बेल्ट में रह कर के दूध को तो वेजिटेरियन की पराकाष्ठा सा माना जाता है कि हुँ, वेजिटेरियन में जो है दूध बिल्कुल ऐसे मतलब ये तो मतलब क्वेश्चन ही गलत है कि ये नॉन-वेज है क्या? लेकिन अगर मैं जिस दिन मुझे ये एकदम से ख़्याल आया कि हाँ यार, ये तो
और तो ये पता चला कि भाई हाँ बॉडी का फ्लूइड ही तो है वो, दैट इज लिटरली अ बॉडीज फ्लूइड। और फिर उस दिन मेरा दिमाग फटा कि अरे यार क्या मतलब कि इसके अंदर में अंडा भी सेम है, दूध और अंडे में कोई डिफरेंस नहीं है टेक्निकली देखा जाए तो। अब उसको स्ट्रिक्टली न्यूट्रिशनल स्टैंड पॉइंट से देखा जाए, केमिकल स्टैंड पॉइंट से देखा जाए, कोई डिफरेंस नहीं है। बट हमारे देश में अधिकतर लोग तो भी अपने आप को प्योर वेज बोलेंगे जब वो दूध पीते हैं। इंस्टेड दे आर लैक्टो ओवो वेजिटेरियन। बहुत सारे लोग दूध और अंडा खाते हैं बट दे एक्चुअली कंसिडर देमसेल्व्स एक एक कि एक वेजिटेरियन है। प्रजाति ये भी तो है कि अंडाहारी है हम। हाँ, क्या बोल रहे हैं? एक प्रजाति है जैसे होता है ना वेजिटेरियन, अंडाहारी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही 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 सही। तो हम लैक्टो ओवो वेजिटेरियंस हैं, ना कि प्योर वेजिटेरियन। प्योर वेजिटेरियन तो मिसनॉमर टर्म है, वो हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान सिर्फ सब्जी खाकर ज़िंदगी गुजार ले। तो दूध तो, या फिर वीगन। वीगन इज़ अ वेरी करेक्ट टर्मिनोलॉजी जिसमें कि एनिमल प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करना है। तो दैट इज़ वेरी ठीक है वो, मतलब एटलीस्ट डेफिनेशन के टर्म्स में वो ठीक है कि उनको पता है कि क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। तो इस मामले में तो एटलीस्ट वीगनिज़म क्लियर है बहुत। बट वेजिटेरियनिज्म इज़ नॉट क्लियर एट ऑल। इट्स लाइक अमलगमेशन ऑफ एवरीथिंग टुगेदर, कि हम दूध भी खाएंगे, दूध भी पियेंगे, अंडा भी खाएंगे, और कभी कभी मंगलवार को नहीं खाएंगे, कभी शुक्रवार को नहीं खाएंगे चिकन, पर हम वेजिटेरियन हैं। तो अपॉर्चुनिस्टिक वेजिटेरियन होते हैं उसमें, हाँ कि कुछ लोग सिर्फ चिकन ही खाते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक की बीफ नहीं खाएंगे। तो ये मतलब सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है अगर देखा जाए अलग ना। तरह के, हाँ इसलिए लोगों बिल्कुल। को मैं जानता हूँ जो केवल मच्छी का सेवन करते हैं और अंडा भी नहीं खाते, केवल मछली, और मतलब कि बस बंगाल में कुछ तो केवल मछली खाते हैं और कुछ नहीं, उसमें अंडा भी नहीं, मटन भी नहीं, चिकन भी नहीं, कुछ भी केवल नहीं मछली। है। या और वो उसको उसको तो वो कंसिडर करते हैं कि दिस इज एक्चुअली अरे ये तो पानी का आलू है। हाँ वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है। इनफैक्ट कई हिंदुस्तान के कई जगहों पे और यहाँ कनाडा में भी वेजिटेरियन अंडों के नाम से बिकते हैं। तो वेजिटेरियन अंडा क्या है? सिंपल, वेजिटेरियन अंडा वो है जो जो मुर्गी जो है सिर्फ दाना खा रही है, जो कि सिर्फ ग्रेन खा रही है, अच्छा वो अच्छा 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 अच्छा, किसी भी तरह का एनिमल प्रोडक्ट नहीं खा रही है, तो जिससे जो अंडा निकलेगा वो वेजिटेरियन अंडा कहा जाएगा। नाइस नाइस तो उस नाम से वो वेजिटेरियन अंडे बिक भी रहे हैं और लोग खा भी रहे हैं कि हम तो सिर्फ वेजिटेरियन अंडा खाते हैं, वी डू नॉट ईट एनी अदर। तो बहुत तरह के लोग हैं दुनिया में। तो ये चल, और वो वेजिटेरियन अंडा बहुत महंगा बिकता है, क्योंकि जनरली जो मुर्गी का दाना होता है उसमें बहुत सारी तरह की चीज़ें होती हैं, जो फीड एनिमल फीड होता है उसमें बहुत तरह की चीज़ें डाल दी जाती हैं अक्सर। तो और इससे सबसे कॉमन जो था कि अगर आप उसको ऐसा खाना खिला रहे हैं जिसके अंदर में बीटा कैरोटीन और कैरोटिनॉइड्स रिच खाना अगर आप मुर्गी को खिला रहे हैं, तो उसका जो अंडा है का जो जर्दा है, जिसके योक है वो हम्म, गाढ़े संतरी कलर का होगा, वो उस रंग का। हम्म, और हम्म, और जो कि केवल और केवल इंडिया में जब आप देखें तो वो इस नाम से दिखता है कि देसी अंडा। अगर जो जो ब्राउनिश अंडा जो होता है जिसका यस योक यस, कंपैरेटिवली थोड़ा सा ऑरेंज निकलता है, वो देसी अंडे के नाम से फेमस है। और जबकि उसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है, उसका कोई देसी लेना देना नहीं, विदेशी बांग्लादेशी उसका कोई लेना देना नहीं, उसका केवल ये है कि आपकी मिसनॉमर है। मुर्गी जो खा रही थी वो उसके अंदर में बीटा कैरोटीन या कैरोटिनॉइड्स थे कि नहीं थे, क्योंकि वो डाइजेस्टेबल नहीं होते, तो डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाते हैं एग शेल पे और आपके एग योक में। तो उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है, बस वो दिखने में थोड़ा सा डार्कर कलर का होता है बस। वो सब मिसनॉमर है, एवरीथिंग इज़ मिसनॉमर। नॉन वेजिटेरियन जैसी कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में। नॉन, जैसे मैं पहली बार यहाँ पर आया तो उन्होंने कहा वेजिटेरियन, वेजिटेरियन भी टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं की जाती है, ये भी मैं क्लियर कर दूँ। बहुत कम ये लोग इंडियन वेजिटेरियन, ये अभी इंडियन लास्ट के, हाँ इंडियन सेंट्रिक है, और लास्ट के 10 साल में पॉपुलराइज हुआ है वेजिटेरियन टर्म भी। वरना अगर 15 साल पहले जब मैं पहली बार कनाडा में आया था, मैंने कहा मैं वेजिटेरियन हूँ, तो लोगों ने कहा था व्हाट इट मीन्स, कैन यू डिफाइन इट। कि बहुत अधिकतर लोगों को नहीं, एक तो इग्नोरेंस भी है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में, सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में इग्नोरेंस भी है, बट अधिकतर टर्मिनोलॉजी भी ये बहुत लेट आई है। जब यहाँ पर पॉपुलेशन लोगों की बड़ी, थोड़ी मिक्स पॉपुलेशन हुई, तब लोगों को पता चला कि वेजिटेरियन भी होता है, नॉन वेजिटेरियन भी होता है। बेसिकली दे आर कॉल्ड मीट ईटर्स, नॉट नॉन वेजिटेरियंस, राइट। टेक्निकली नॉन वेजिटेरियन इज़ नॉट अ टर्म, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन आप इसका मतलब कि आप भाजी नहीं खा रहे हैं, राइट। फिर आप क्या खा रहे हैं पता नहीं, तो दैट्स मिसनॉमर। तो मीट ईटर इज़ अ राइट टर्म और वीगन इज़ अ राइट टर्म। मैं आपसे पूछ रहा था बायोशाला ऐप के बारे में, जैसे उसमें आपने बताया कि 250 रुपये में
कोई भी ले सकता है, राइट? बट उसमें उसमें जितने कोर्सेज हैं वो सारे एक्सेस कर सकता है या सिर्फ एक या दो कोर्सेज एक्सेस कर सकता है? जो 250 रुपये देगा अगर कोई इस ऐप के, तो उसको क्या मिलेगा उसमें? उस जो एज़ अ कंज्यूमर उसको क्या मिलेगा? उसको हाँ, उस हाँ। पर्टिकुलर कोर्स में जितना कोर्स है, उसमें 35 घंटे हैं, तो 35 घंटे की एक्सेस मिल गई उसको केवल और केवल। अच्छा, बिल्कुल। जितने भी कोर्सेज हैं उसको सारे मिल जाएंगे। कोर्सेज़ तो 3 है उसमें। जैसे 11th अच्छा, क्लास अच्छा। का कोर्स मैंने डाल रखा है ₹2000 का। 12th क्लास का ओके, ओके, कोर्स डाल रखा है मैंने ₹2000 का। ओके। बायो बुकशाला का जो कोर्स मैंने बना रखा है, जो जो ₹250 का है, वो बुकशाला वाला कोर्स है, वो ₹250 का। तो ये 3 कोर्स हैं अभी उसके ऊपर। तो जो ओके, 11th ओके, के बच्चे हैं केवल और केवल वो ₹2000 का 1 साल की वैलिडिटी के लिए खरीद लिया। तो ओके, इस तरीके ओके। से था ये। अब तो अ, अब हाँ, हाँ, प्लीज़, तो प्लीज़। 11th में क्या मतलब कोर्स, मतलब किस चीज़ का कोर्स? सिर्फ केवल और उसके बायोलॉजी से अंदर रिलेटेड? हाँ, नीट हाँ, वो केवल बायोलॉजी का है। वो नीट 11th नीट क्लास स्पेसिफिक? बस। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के और कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल लोगों तक, ताकि हमें एनकरेजमेंट मिलता रहे इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए।